नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहाँ पर रोहित और अनिका अभी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, वहाँ पर राजमहल में जाने के लिए इधर अब तक करण गुलेरिया, आकाश गुलेरिया, मयूर गुलेरिया और धनंजय के साथ अभी अपने ईयरफोन के थ्रू बात कर रहे थे। वो भी यहाँ पर अपने कमरे से जाने ही वाले थे, तभी वो स्वाति से आंखों ही आंखों में बात करते हैं और अब वो स्वाति के फोरहेड पर एक किस करते हैं और आंखों से ही अब इशारे से कहते हैं क्या हुआ है। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा आंखों के इशारे से ही कहती है कुछ भी नहीं। उन्हें ऐसे देखकर अब करण गुलेरिया अब उन्हें एक हक करते हैं और अब वो उन्हें हक करने के बाद कहते हैं मैं जल्द ही वापस आऊँगा, और वो बाथरूम के रास्ते बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं और साथ ही अब वो सभी को भी इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे कि वो भी अब जल्दी से वहाँ आए। इधर इंस्पेक्टर अब्बास तो कैप्टन सुचैन से बात करते हुए ही वहां से निकल जाते हैं। तो वहीं अनिका भी ब्लैक कैट की आउटफिट पहनकर अब वो अपने बाथरूम से बाहर आ जाती है और बाथरूम से बाहर आने के बाद अब वो यहाँ पर राज्यसभा में जाने के लिए तैयार थी। अब वो मिरर के सामने अपने बालों को कोम कर रही थी कि तभी रोहित ने उसे पीछे से अब हक करते हुए कहा जल्दी आना अनिका। इस बात पर अब अनिका भी कहती है क्या आप नहीं चल रहे क्या? लेकिन मिस्टर मारवा आप क्यों नहीं चल रहे हैं? अनिका की इस बात पर अब रोहित उसे जवाब देता है मैं यहीं से ही राजमहल की मीटिंग को देख लूँगा, डोंट वरी अनिका, क्योंकि मैं हमेशा से ही वहाँ पर अपनी नज़र बनाए रखूँगा। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका ने कहा टेक्नोलॉजी का गलत फ़ायदा मत उठाइए ना मिस्टर मारवा, आपकी हेल्थ पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हर बार यहाँ पर रह के आप हर बार वहाँ का सब कुछ देख लेंगे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। इस बात पर अब रोहित कहता है ये तुम मुझसे कह रही हो अनिका, लाइक सीरियसली, क्योंकि मुझसे तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी तुम यूज़ करती हो। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका अपनी ही सोच में चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके मिस्टर मारवा अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखते हैं। इधर अनिका रोहित से कहती है ठीक है मिस्टर मारवा, एज यू विश, अगर आप यहीं से ही लेना चाहते हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा काम तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं होगा ना। अब आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं मेरा, अब मुझे ऐसे मेरे काम में बीच बीच में रोक टोक करके। ये कहते हुए अनिका ये कहती है, तभी कहता है सच में अनिका मैं रोक टोक करता हूँ। तो अब अनिका वहाँ पर रोहित की नाक को छेड़ते हुए अब वहाँ से ये अब बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। इधर बाथरूम के रास्ते से वो सीधा ही नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है और आज वो किसी गाड़ी में ना जाकर आज वो बाइक पर राजमहल जाने का डिसीजन लेती है। वो अब उस तरफ जाने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसे तो एनी से कहना था कि आज उसे अनिका गुलेरिया बनकर मिस्टर मारवा के साथ मोनिशा और कैल्विन की शादी में जाना है, क्योंकि उसकी और रोहित की पहले ही इसके बारे में बात हो चुकी थी कि अनिका यहाँ पर आर्या मूर्ति बनकर जाएगी और एनी अनिका बनकर। ये सोचते हुए ही अनिका अपने कदमों को लैब की तरफ ले लेती है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो अब लैब में पहुंचती है तो वो देखती है कि एनी और जॉन अपना कुछ काम कर रहे थे। उनके पास जाकर अब अनिका एनी से कहती है एनी आज तुम्हें अनिका गुलेरिया बनकर मोनिशा की शादी में जाना है। अनिका की ये बात सुनते ही अब एनी ने भी कहा ओके मैडम, मैं तो इसके लिए पहले से ही तैयार हूँ, क्योंकि ये तो मुझे पहले से ही पता था कि या तो आप आर्या मूर्ति बनकर जाएंगी या आप अनिका
और एक जगह तो मुझे ही जाना होगा। और हाँ, आर्या मूर्ति का फेस मास्क और वो वॉइस चेंजर डिवाइस दोनों मैंने रखे हैं। ये एनी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, थैंक यू सो मच एनी। और हाँ, मैं अभी राजमहल में जा रही हूँ, तुम दोनों माँ के लिए कुछ बना कर ले जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ पर ही भूखी बैठी रहे। अनिका की इस बात पर अब एनी कहती है, डोंट वरी अनिका मैडम, हमें बॉस ने पहले ही इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, बस हम उनके लिए ही ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। अब तक तो बन भी गया है और जोन उन्हें देकर आ जाएगा, आप उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है नहीं, फिर मैं भी चलती हूँ। और हाँ, तुम दोनों थोड़ा ध्यान से, तुम दोनों पहले इसका ख्याल अच्छे से रखना। इस बात पर अब एनी कहती है, ओके मैडम, डोंट वरी, कमांड एक्सेप्टेड। एनी को सारी बातें बताने के बाद इधर अनिका वहाँ से बाहर निकल कर आ जाती है। जैसे ही अनिका बाहर आती है तो उसके बाद अब वो बाइक पर बैठकर उसे स्टार्ट करते हुए ही तेजी से राजमहल की तरफ जाने लगती है। अब तक करण गुलेरिया सभी के साथ ही वो भी अभी बेसमेंट में आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद अब करण गुलेरिया मयूर से कहते हैं कि मयूर तुम गाड़ी निकालो। अब करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही मयूर भी कहता है, ठीक है अंकल। और ये कहते हुए ही मयूर अब एक गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और अब वो गाड़ी को स्टार्ट करके अब वो उस गाड़ी को उनके पास लेकर आ जाता है। जैसे ही गाड़ी भी यहाँ पर सभी के सामने आती है तो वो सभी अभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। सबके गाड़ी में अच्छी तरह से बैठने के बाद अब मयूर यहाँ पर गाड़ी को राजमहल के लिए ले लेता है। यहाँ धनंजय पीरामल अब कहते हैं, हमें इस तरह से क्यों लेकर आए हो, हम फ्रंट डोर से भी तो आ सकते थे ना करण। अब धनंजय की इस बात पर करण कुछ भी कहते उससे पहले ही अब आकाश कहता है, अंकल हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको भी पता है ना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर माँ भी हमारे साथ चलने की जिद करती। आपको याद है ना, पिछली बार माँ भी हमारे साथ आई थी क्योंकि उन्हें आलिशा की बहुत ही चिंता थी। आपको तो पता ही है ना कि अगर राजीव चाचा के साथ उनका वहाँ पर जाने के बाद सामना हो गया तो इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसे अब कोई फर्क पड़ेगा और वैसे भी वो किशन मल्होत्रा के साथ अब बहुत आगे बढ़ चुकी है तो उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, पता नहीं यार, मुझे नहीं लगता है। एक बात बता, क्या तू और मैं हम दोनों अपने प्यार से आगे बढ़ गए थे क्या? यहाँ पर ये दोनों भी बातें ही करते हैं इधर और बातें करते करते ही ये भी राजमहल की तरफ जा रहे थे। तो वहीं रोहित के पैलेस में अंजलि अपने रूम में ही बैठी किसी सोच में थी। वो कुछ सोच रही थी, तभी किसी ने अब उसके रूम के दरवाजे को नॉक किया। जैसे ही अंजलि के कानों में अब दरवाजे के नॉक होने की आवाज़ आई तो वो अब अपने सेंस में आ जाती है और अब वो दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही अब अंजलि मल्होत्रा यहाँ पर दरवाजे को खोलती है तो यहाँ पर सामने श्रेया और श्वेता दोनों ही एक साथ खड़ी थी। उन दोनों को वहाँ पर देखकर अब अंजलि मामी श्रेया से कहती है, बेटा आकाश रूम में है क्या? मुझे आकाश से कुछ बात करनी थी। अंजलि मामी की इस बात पर अब श्रेया कहती है, नहीं आंटी, वो तो अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी गाँव में गए हैं, वो तो अब तक निकल भी चुके हैं। श्रेया की ये बात ये कहते हुए ही अभी श्रेया किसी अपनी ही सोच में चली जाती है क्योंकि वो अब सोच रही थी कि जब आकाश रेडी हो रहा था तो उसने ही श्रेया से कहा था कि वो माँ से बिल्कुल भी कुछ ना कहे कि वो राजमहल में जा रहा है। हालांकि जब आकाश ने श्रेया को ये सब कहा था तो श्रेया को भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था क्योंकि अंजलि मल्होत्रा को पूरा का पूरा हक था कि वो अपनी बेटी के को सपोर्ट करने के लिए वहां पर राजमहल में जाए, लेकिन आकाश उसे बताना तक क्यों नहीं चाहते हैं। लेकिन आकाश के कहने की वजह से अब श्रेया ने भी हाँ कह दिया था। इधर अब श्रेया को किसी सोच में इधर अभी श्रेया को किसी सोच में देखकर अब अंजलि उससे कहती है, क्या हुआ है श्रेया, कहाँ खो गई हो तुम? अब अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर अब श्रेया उनसे कहती है, कहीं नहीं आंटी, वो रिया बुला रही है सभी को अपने रूम में
क्योंकि उसने बहुत से गिफ्ट अभी भी बचे हैं जिन्हें उन्हें अनपैक करना है। हम बस इसीलिए ही आए थे। अब उसकी ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो राजमहल जाना था। कि आज राजमहल में क्या होने वाला है। मुझे वहाँ पर मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है और मैं मेरी बेटी के साथ वहाँ पर उस समय उसके साथ रहना चाहती हूँ। अब इस बात पर अब श्वेता कहती है, माँ उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। वो एक बच्ची नहीं है, वो एक बच्ची की माँ है और तो वो यहाँ की रानी है। अरे जो इस देश को अच्छे से संभाल सकती है तो ये क्या वो इस मैटर को नहीं संभाल पाएगी। और बड़ी रानी उनके साथ ही तो है ना। अब श्वेता की इस बात पर अब अंजलि अपने मन में ही सोचती है, क्या मेरे बच्चों की जिंदगी में सच में मेरी कोई भी जगह नहीं है। क्या सच में वो इतने बड़े हैं कि अब मैं उनके किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं आ सकती। क्या वो अपनी सारी ही प्रॉब्लम्स को अपने आप ही सोल्व कर सकते हैं। सच में मैंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ गवाया है। वो भी यही सोच रही थी कि तभी अब अंजलि मल्होत्रा का फ़ोन बजने लगता है। जैसे ही वो अब अपने फ़ोन की आवाज़ को सुनती है तो वो फिर से अपने ख्यालों से बाहर आती है और वो जब अपने फ़ोन के पास जाकर देखती है तो इस पर आलिशा का ही वीडियो कॉल आ रहा था। आलिशा के वीडियो कॉल कर देखकर अंजलि मामी के चेहरे पर एकदम से ही चमक आ जाती है, क्योंकि वो भी यही सोच रही थी कि पता नहीं उसके बच्चों की ज़िंदगी में उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन उसके आलिशा के फ़ोन को देखकर अब उसे खुशी होती है कि हाँ उसके बच्चे सच में उसे कहीं पर उसे समझते भी हैं। जैसे कि अब श्रेया और श्वेता ने भी नोटिस कर लिया था कि किस तरह आलिशा का फ़ोन बजते ही यहाँ पर अंजलि का चेहरा एकदम से ही खिल गया था, इसलिए वो एक दूसरे को ही देखने लगती हैं। यहाँ आलिशा का फ़ोन उठाकर अब अंजलि मामी कहती है, कैसी हो बेटा तुम। अब अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर अब आलिशा कहती हैं हम अच्छे हैं, लेकिन शायद आप अच्छी नहीं हैं, क्योंकि मुझे आप अच्छी नहीं लग रही हैं। क्या हुआ है। देखो हम आपको पहले ही वार्न कर रहे हैं, जो कुछ भी नेगेटिव सोचा तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अंजलि हैरानी से बस आलिशा को ही देख रही थी। उनकी हैरानी को समझते हुए आलिशा ने कहा, इतना हैरान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तक तो हमें आपकी आदत के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया है कि आप हर चीज़ में कैसे उल्टा सीधा सोचने लग जाती हो। और हाँ, हमने ही मिस्टर करण गुलेरिया को यहाँ लाने के लिए मना किया था, क्योंकि ये बात तो हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका ऐसा मूड क्यों बना हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर आना चाहती थी ना। लेकिन सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने ही यहाँ आने से मना किया था। आप वहीं पर ही रहिए और बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम सब कुछ अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। अभी जितने भी वक्त आप यहाँ पेरिस में हैं उसे बस अच्छे से एंजॉय कीजिए, वो भी बिना किसी के बारे में सोचे। अब हम फ़ोन रखते हैं, क्योंकि हमने बस आपको ये समझाने के लिए ही फ़ोन किया था, क्योंकि हमें पता था कि जब आप यहाँ नहीं आ पाएंगी तो आप पता नहीं अपने मन में क्या क्या बातें सोचती रहेंगी। और हाँ, एक बार और आप हमारी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब यहाँ आलिशा की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, कैसे चिंता ना करूँ मैं, आखिर माँ हूँ मैं तुम्हारी। अरे भले ही मैंने परवरिश नहीं की हो, लेकिन चिंता तो एक उतनी ही करती हूँ ना मैं। इधर अंजलि की बात को सुनकर अब आलिशा कहती है, हाँ जानते हैं हम आपकी चिंता को, इसलिए तो हम आपको कह रहे हैं डोंट वरी, यहाँ पर सभी हमारे साथ ही हैं। अब आलिशा की इस बात पर अंजलि मामी कहती है कि मेरी से ढेर सारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, तुम देखना लतिका को तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। लतिका तुम्हारी ही बेटी थी और वो तुम्हारी ही बेटी रहेगी। अंजलि मामी की इस बात पर अब आलिशा कहती है, हाँ हम जानते हैं। इसके बाद अब वो बाय बोलकर अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है।
तो वहीं अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए अंजलि मल्होत्रा भी यही सोचती है कि बिल्कुल बिल्कुल अपने पापा पर गई है ये। वो भी इसी तरह से मेरे बिना कहे ही मेरे मन की उदासी को समझ जाते थे। और ये तो देखो ना कितनी दूर बैठी हुई है, तो भी इसे पता चल गया कि मैं कितनी उदास होंगी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो मुझे समझे। उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। अंजलि मामी को अब ऐसे कहीं फिर से किसी सोच में खोया हुआ देखकर अब श्वेता उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ है माँ, आप क्या सोच रही हैं? आप बार बार किस सोच में चली जाती हैं? अब श्वेता की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, कुछ खास नहीं बेटा, बस यूं ही। चलें बच्चों के रूम में चलते हैं, क्योंकि तुम दोनों ने कहा था ना कि वहाँ पर रिया बुला रही है। इस बात पर अब श्रेया और श्वेता वो दोनों भी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं और अब वो तीनों ही बच्चों के रूम की तरफ बढ़ जाती हैं। एक तरफ जहाँ ये तीनों उधर बच्चों के कमरे की तरफ चली जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इधर राजमहल में सारी ही तैयारी राजसभा की हो चुकी थी। सारे ही रॉयल गेस्ट वहां पर आप जाते हैं, तो वहीं पेरिस पुलिस के ऑफिसर शीला, दमयंती और महेंद्र को लेकर राजमहल के अंदर जाने लगते हैं। अब तक करण गुलेरिया भी सभी के साथ वहां पर आ जाते हैं और वो सभी अब अपने अपने चेहरे पर अब अपना मास्क लगा लेते हैं ताकि किसी के लिए भी उन्हें पहचानना आसान ना हो। इधर धनंजय पीरामल अब गाड़ी से निकल कर के तेज कदमों से राजमहल के अंदर जाने लगते हैं, तो वहीं मयूर अब करण गुलेरिया से कहता है कि अंकल ये इतनी स्पीड से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अब तो हम यहाँ पर पहुँच ही चुके हैं ना। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी जाकर सब कुछ उन्हें ही तो संभालना है। इधर अब कुछ ही मिनटों में राज्यसभा अब शुरू होने वाली है, इसलिए हमें भी अपनी स्पीड को अब बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर हम राज्यसभा शुरू होने के बाद पहुँचे तो फिर हमारा जाने का क्या फ़ायदा। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया भी अभी अपने तेज कदमों से राजमहल के अंदर जाने लगते हैं। इधर सिक्योरिटी चेकिंग में अपनी चेकिंग करवाने के बाद वो सभी अभी राजमहल के अंदर आ जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इधर ब्लैक कैट को यहाँ राजमहल के हर सीक्रेट रास्ते के बारे में पता था, इसलिए वो अभी अंडरग्राउंड होते हुए ही वो अब सीधा ही फर्स्ट फ्लोर पर आ जाती है और ऊपर से राज्यसभा में होने वाली हर एक एक्टिविटी को देखने वाली थी। वैसे उसे पता तो था ही कि आज सब कुछ उनके ही फेवर में होने वाला था, लेकिन उसके बाद भी वो किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए सबकी नज़रों से छिपकर अनिका यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से ही सब कुछ देखने वाली थी। इधर अब तक रानी आलिशा भी नीचे हॉल में इस राज्यसभा के लिए आ चुकी थी। उनके आते ही यहाँ पर जितने भी रॉयल गेस्ट थे वो उनके वेलकम के लिए अब अपनी जगह पर खड़े होकर अब सभी अब उनके सामने अपने सिर को झुका लेते हैं और अब वो सब अपने सिर को झुकाते हुए ही उनका स्वागत करते हैं। इधर यहाँ आने के बाद अब वो यहाँ पर आने के बाद अब क्वीन आलिशा अपनी किंग साइज चेयर पर आकर बैठ जाती हैं। उनके बगल में इधर बड़ी रानी बैठी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ धनंजय पीरामल उनके बगल में खड़े थे। क्वीन आलिशा अब जब बैठ जाती है तो क्वीन आलिशा के बैठने के बाद अब वो सारे के सारे रॉयल मेंबर भी बैठ जाते हैं और अब सबके बैठने के बाद अब क्वीन आलिशा कैप्टन सुजैन से कहती है राज्यसभा शुरू की जाए। ये सुनते ही अब कैप्टन सुजैन ने कहा, हर हाइनेस, इन्होंने पेरिस पुलिस के ऑफिसर के सामने ही अपना और प्रिंसेस लतिका का डीएनए टेस्ट किया था। हम सब उधर वहीं पर ही थे और उस समय रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये उनकी ग्रैंड मदर है। ये कहते हुए ही कैप्टन सुजैन वहाँ खड़े थे और अब वो वहाँ खड़े होकर अब एक आदमी को रिपोर्ट दे देता है। उस रिपोर्ट को लेकर अब वो स्टेयरकेस से ऊपर की तरफ जाकर अब उसे धनंजय पीरामल को वो आदमी उस रिपोर्ट को दे देता है और इधर धनंजय पीरामल जब उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो वो अब सभी के ही सामने कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दमयंती देवी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ प्रिंसेस लतिका।
धनंजय की ये बात सुनते ही इधर राजसभा में सब अब एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। इधर शीला ने जब देखा कि कविनालिशा कुछ भी नहीं कह रही है तो उसे एक पल के लिए तो कुछ अजीब लगा कि वो अभी तक इतनी शांत कैसे नजर आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर शीला कहना शुरू करती है, रानी साहिबा अब आप समझने की कोशिश कीजिए। कहाँ नहीं दमयंती ने अपनी ग्रैंड डॉटर को ढूंढा है, क्योंकि जब से उन्हें इसके बारे में पता चला था तब से ही हर एक जगह पर उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा है, लेकिन उन्हें अपनी ग्रैंड डॉटर कहीं पर भी नहीं मिली। अब जब वो मिल गई है तो आपको अब लतिका कोयने के हवाले कर देना चाहिए। अब शीला की ये बात सुनते ही कविनालिशा को अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत ही आ रहा था, लेकिन क्योंकि वो अब यहाँ पर एक रानी के पद पर बैठी थी इसलिए अब कविनालिशा ने कहा, दमयंती देवी प्रिंसेस लतिका की ग्रैंड मदर है तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर हमें इन्हें लतिका को इन्हें दे देना चाहिए, राइट? यही कहना चाहती हैं ना आप? अब कविनालिशा की ये बात सुनते ही शीला कहती है, हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि दमयंती अगर जेल में भी रहेगी ना तो भी लतिका को किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। अब शीला की ये बात सुनते ही अब इधर दमयंती भी कहती है, रानी साहिबा मुझे आप लतिका को प्लीज दे दीजिए, क्योंकि इसके अलावा मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये तो शायद आप भी जानती होगी। अब यहाँ पर दमयंती एक लाचार बेबस ग्रैंड मदर बनकर यहाँ पर इस तरह से एक ड्रामा करती है ताकि यहाँ पर मौजूद सभी को उनके ऊपर दया आ जाए। इधर दमयंती देवी की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है कि 1 मिनट दमयंती देवी, मेरे पास अभी आपके लिए कुछ है, पहले पूरी बात को तो सुन लीजिए। आई होप कि आपको वो सब पसंद आएगा। ये कहते हुए ही कविनालिशा अब अपनी टेक्निकल टीम के हेड की तरफ देखती है और अब वो उन्हें कहती है कि उस वीडियो को LCD स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर दीजिए। हम चाहते हैं कि उस वीडियो को आज यहाँ पर राज्यसभा में मौजूद सभी लोग देखें ताकि सभी को ही पता चले कि ये सब है क्या। इस बात को सुनकर अब वो आदमी एक वीडियो को वहाँ पर लगी हुई स्क्रीन पर चला देता है। उसे देखकर तो अब शीला और दमयंती दोनों की ही आंखें यहाँ पर फटी की फटी रह गई थी। उस वीडियो को देखकर अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि ये वीडियो आलिशा के पास कहाँ से आया। कुछ देर तक सोचने के बाद अब अनिका को आलिशा की समझदारी पर बहुत ही प्राउड फील होता है, क्योंकि सच में अब अनिका को लगता है कि हाँ उसकी बहन सच में ही इस देश की रानी कहलाने के लायक है, क्योंकि जितनी समझदारी से उसने इस मैटर को सोल्व किया है मानना पड़ेगा। तो वहीं इधर मयूर गुलेरिया अब इस वीडियो को देखकर सोच में ही पड़ गया था। जहां सभी के दिमाग में यही कंफ्यूजन थी तो वहीं कविनालिशा अब आंखों ही आंखों में अब धनंजय पीरामल को अब थैंक यू कह रही थी। उन्हें याद है कि जब तक कविनालिशा को वो पेपर नहीं मिले थे तब तक वो अपने मामा जी के पास गई थी और उन्होंने धनंजय पीरामल से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें दमयंती देवी का पास्ट जानना है, क्योंकि दमयंती देवी का अगर वो पास्ट जानती तो उसी के जरिए ही शायद उसे कुछ लीड मिल सकती थी जिससे कि उसे लतिका उसे ना देनी पड़े। और उसके सारे ही क्रिमिनल रिकॉर्ड ये वीडियो तब का था जब दमयंती देवी ने आकाश गुलेरिया और आलिशा को अंजलि से दूर किया था। ये वही वीडियो थी जब उसने हॉस्पिटल से इन दोनों ही बच्चों को चुराया था। इधर धनंजय पीरामल अभी लाइफ केयर हॉस्पिटल्स के मालिक हैं। उनके बस एक फोन कॉल पर इतनी पुरानी फुटेज उन्होंने उनके फोन पर भेज दी गई थी, क्योंकि ये फुटेज धनंजय ने ही अरेंज करवाई थी। उनके कनेक्शन कितने दूर दूर तक थे, हालांकि वो खुद उस हॉस्पिटल के मालिक थे तो उनके लिए ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। इधर कविनालिशा के इस वार पर अब शीला और दमयंती ये दोनों ही अभी हैरान थे कि सच में उनके साथ ये सब क्या हो गया, क्योंकि आलिशा का ये पलटवार तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि आलिशा सच में उनके ऊपर ऐसा कुछ
कर देगी। कुछ ही देर तक सोचने के बाद इधर अब शीला फिर से कहती है, इस बेसिस पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकती हैं। इस बात पर अब कवि नालिशा कहती हैं, दमयंती देवी एक क्रिमिनल है और वो अब से नहीं काफ़ी सालों से। हमारे पास इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। आकाश गुलेरिया के एक्सीडेंट की प्लानिंग, अनिका गुलेरिया की किडनैपिंग और साथ ही साथ उनके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश और भी बहुत कुछ। न जाने इन्होंने ऐसे कौन कौन से गुनाह किए हैं। ये सारी ही बातें इधर सुनकर तो अब खुद धनंजय पीरामल भी अब हैरान होकर बस अब कवि नालिशा को ही देख रहे थे। इतना तो उन्हें भी पता नहीं था, क्योंकि जो जो बातें अब यहाँ पर कवि नालिशा कह रही थी उन सब के बारे में अब तक धनंजय पीरामल भी अनजान थे। सब कुछ सुन रही। ऊपर से अनिका अब अपने मन में ही सोचती है कि सी इज अ क्वीन फॉर अ रीजन। इतनी परफेक्ट प्लानिंग, आई एम इम्प्रेस्ड, बट आलिशा को ये सब कैसे पता चला होगा। इधर कवि नालिशा की ये बातें सुनकर तो अब शीला और दमयंती अब सोच में पड़ जाती हैं। वो दोनों अब एक दूसरे को ही देख रही थी, क्योंकि अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस बाजी को अपनी तरफ करे तो करे कैसे। क्योंकि अब इतना तो वो भी जान गई थी कि अब उन्हें अब कुछ ना कुछ तो ऐसी प्लानिंग जरूर करनी होगी। कुछ देर तक ऐसे सोचने के बाद अब शीला के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता, तो अब वो अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है, क्योंकि वो सोचती है कि शायद उनके इस ड्रामे से ही ये लोग इनकी बातें सुनने पर मजबूर हो जाएं। और अब वो अपना इमोशनल ड्रामा करते हुए कहती है, ठीक है रानी साहिबा, अगर आप हमें सजा ही देना चाहती है तो फिर हमें वो सजा मंजूर है। शायद इस दमयंती देवी की यही सजा होगी कि उसे लतिका से दूर कर दिया जाए। अब इसकी माँ और इसकी बेटी को तो इससे अलग कर ही दिया गया है। आप इसकी ग्रैंड डॉटर को भी इससे दूर कर दीजिए। यही न्याय करना चाहती हैं ना आप। वैसे मैं आपको एक सच बता दूं कि आपने जो वीडियो अभी हमें दिखाया है ना, वो अधूरा था। सच तो मैं आपको बताती हूँ, जिसके बारे में आपको भी नहीं पता, जिसे आप क्रिमिनल बता रही है ना उसने उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए ये सब किया हुआ था। उस समय उसने इस बात की भी परवाह नहीं की थी कि ये भी खुद उस समय प्रेग्नेंट है। अरे अपनी 3 साल की बच्ची को छोड़कर उस बच्ची को ढूंढने के लिए यहाँ पेरिस तक आ गई थी। ये कहते हुए ही शीला अब अपने मन में ही सोचती है, चलो इसका किया हुआ अच्छा काम हमारे कुछ काम तो आए। क्योंकि उस समय भले ही दमयंती ने चाहे कुछ भी सोचकर ये सब कुछ किया हो, चाहे कुछ भी सोचकर वो उस बच्ची को ढूंढना चाहती हो, लेकिन हाँ, वो दाव अब हमारे काम आएगा। अपने मन में ही ये सोचने के बाद शीला अब कवि नालिशा से कहती है, लेकिन रानी साहिबा, सब आपकी तरह ही तो दयावान नहीं होते हैं ना कि वो किसी के भी बच्चों को प्यार करे। वैसे मैं एक लड़की को जानती हूँ जो बिल्कुल आपकी ही उम्र की थी। अरे पूछिए मत कि उसने क्या क्या किया था। अपने जन्मे हुए बच्चे को जमीन में दफना दिया था और एक बेटे को तो किसी और को ही दे दिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद अब कवि नालिशा ने अपने दोनों ही हाथों की मुट्ठियों को भींच लिया था, क्योंकि शीला के इतना कहने से ही अब यहाँ पर कवि नालिशा समझ गई थी कि ये जिस लड़की की बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि अनिका ही है। क्योंकि ये अब अनिका की बात कर रही थी कि अनिका ने अपने एक बेटे को जमीन में दफना दिया था और एक को किसी को दे दिया था। वहाँ ऊपर से जब ये सब अनिका ने सुना तो बस अब उसका अनिका का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि अब बस वो शीला को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी। इसलिए अब अनिका अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और अब वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से ही जंप करते हुए ही एकदम से ही नीचे आ जाती है। जैसे ही ब्लैक कैट ने ऊपर से जंप मारी तो एकदम से ही जंप की आवाज को सुनकर एक पल के लिए तो सभी अब वहां पर डर जाते हैं कि इतने सिक्योरिटी के बीच में ये सब क्या हुआ। लेकिन अब जब उनकी नज़र अब वहां पर ब्लैक कैट पर जाती है तो ब्लैक कैट को सामने देखकर तो शीला और दमयंती दोनों की ही हालत एकदम से ही खराब हो गई थी,
क्योंकि कुछ समय पहले ब्लैक कैट ने उन दोनों की क्या हालत की थी वो अभी तक भूली नहीं थी। इसलिए वो दोनों तो कभी एक दूसरे को देखती तो कभी अपने सामने खड़ी ब्लैक कैट को। आज उन्हें ब्लैक कैट की आंखों में अपने लिए मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि भले ही पिछले बार में वो बच गई थी, लेकिन अब उन्हें नजर आ रहा था कि इस बार शायद वो नहीं बच पाएंगी। लेकिन साथ के साथ उन्हें विश्वास भी था कि वो यहाँ पर इस देश की राज्यसभा में बैठे हुए हैं, इसलिए रानी साहिबा के होते हुए ब्लैक कैट उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर इस राज्यसभा में हैं वो यहाँ पर सुरक्षित हैं। अगर वो यहाँ पर नहीं होते तो फिर तो शायद उनका ये आखिरी पल होता। इसलिए वो अब ब्लैक कैट को वहाँ पर देखते ही और उसकी आंखों में दोनों के लिए गुस्सा साफ साफ देखकर अब वो वहाँ पर चिल्लाने लग जाती हैं, रानी साहिबा बचाइए हमें इस ब्लैक कैट से बचाइए, क्योंकि ये हम दोनों को जान से मार देंगी। हम पर तरस खाइए रानी साहिबा, हमें बचा लीजिए।